हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। इस वीडियो में हम जानेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है और उसमें हम कितना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, कितना रिटर्न कमा सकते हैं, कितना साल इन्वेस्टेड रहने से हमें कितना मनी उसमें क्रिएट कर सकते हैं, और क्या हम उसमें लोन फैसिलिटीज कितना है, कितना हम लोन ले सकते हैं, कितना पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं, और क्या ट्रिक्स है जिससे कि हम कुछ बेहतर रिटर्न कमा पाए। तो सब कुछ डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर देखना फ्रेंड्स। तो पहले जानते हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है। तो पब्लिक प्रोविडेंट जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 1968 से, जो कि जनरल पब्लिक के लिए है। किसके लिए है? क्योंकि वो इंडिविजुअल्स के लिए है। आप जैसे कोई आप एम्प्लॉई हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी इन्वेस्टेड रह सकता है। लेकिन अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड अनडिवाइडेड फैमिलीज हो, या आप इंडियन नहीं हो, कि सिर्फ हमारे देश के लिए है, बाहर का लोग जो है वो इन्वेस्ट इसमें नहीं कर सकते। और तीसरा सवाल आपको मान रहता है कि कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्हाट इज द लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन। जो कि आप स्टार्टिंग जो होता है 500 रुपीज से, आप 500 रुपीज से चालू कर सकते हैं, अप टू 1.5 लाख तक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि 2014 से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। और पीपीएफ अमाउंट का मैच्योर क्या क्या रूल्स। पीपीएफ अकाउंट एक्चुअली जो है वो 15 ईयर्स तक, नॉर्मल 15 ईयर्स तक आप उसको मैच पूरा क्लोज कर सकते हैं। 15 साल आपने इन्वेस्ट किया तो उसको पूरा कंप्लीट क्लोज कर सकते हैं। लेकिन आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उसको एक्सटेंड नहीं करते हैं। 15 साल के बाद भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि 5 ईयर्स ब्लॉक में आता है। आप 5 साल के लिए फिर से एक्सटेंड किया, जो कि आपको अगर 15 साल का इन्वेस्टर अपने करने से पहले 1 साल पहले आपको उसको नोटिफाई, बैंक को नोटिफाई करना है कि आपको फिर से 5 साल का एक्सटेंड करना है। जैसे 5 ईयर्स ब्लॉक में आप रिपीटेडली एक्सटेंड कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो आप, लेकिन आपको 1 साल पहले बैंक को नोटिफाई करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है कि क्या आप कैसे, क्या कुछ भी रीजन से पीपीएफ अकाउंट डिसकंटिन्यू हो सकता है? यस फ्रेंड, डिसकंटिन्यू जरूर हो सकता है। अगर आपने कोई भी साल में 500 रुपीज मिनिमम आपने नहीं दिया, तो आपका पीपीएफ अकाउंट जो है डिसकंटिन्यू हो सकता है। तो आपको हर साल मिनिमम 500 रुपीज डिपॉजिट करना ही है। मैक्सिमम तो आप 1.5 लाख कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट है तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपका, अपने भूल गए, अपने 1 साल 500 रुपीज नहीं दिया या मिनिमम अमाउंट नहीं दिया, तो आपको क्या करना चाहिए? तो मिनिमम आपको अगर 500 रुपीज नहीं दिया, तो फिर से आपको 500 रुपीज पिछले साल के लिए देना पड़ेगा, और इस साल के लिए भी देना पड़ेगा, और 50 रुपीज पेनल्टी देना पड़ेगा। तो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट क्या है? पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट प्रेजेंटली 7.1% है। लेकिन गवर्नमेंट को टाइम 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 चेंज करता है। लोगों को लगता है कि पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट फिक्स है, ऐसा नहीं है। पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में रिव्यू होता है। तो लास्ट जब मैं इन्वेस्ट किया हुआ था तब 9% के आसपास था, जो कि अभी 7.1% के आसपास है। तो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि कम हो सकता है। पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। उसका रिव्यू होता है हर 3 मंथ में। तो उस पर नॉमिनेशन फैसिलिटीज क्या है? तो आप, आपका जो पीपीएफ फंड है उसको आप एक दो, आपका जो किड्स, 2 किड्स, अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के नाम पे नॉमिनेट कर सकते हैं। आपका वाइफ और किड के नाम पे परसेंटेज के हिसाब से नॉमिनेट कर सकते हैं। कोई अगर माइनर है तो उसको भी उसके पेरेंट्स के नाम पे नॉमिनेट करना बहुत मतलब जरूरी है। नेक्स्ट है, क्या आप नॉमिनेशन चेंज कर सकते हैं? क्या आप अपना नॉमिनेशन को अपना, जैसे आपका कोई बच्चे का नाम पे, एक बच्चे का नाम पे किया था, तो आप आपकी सेकंड किड हुआ है तो आप दोनों के नाम पे डिवाइड भी कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? पीपीएफ अकाउंट को आप जैसे आपने कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे अपने अकाउंट खुला हुआ है। आप अगर अपना लोकेशन चेंज कर रहे हैं, आपको पीपीएफ अकाउंट को लोकेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट है वैसे आप चेंज भी कर सकते हैं। आपको एक लेटर देना पड़ता है वहीं पे स्पेसिफिक ब्रांचेस में। तो लोन फैसिलिटी क्या है फ्रेंड्स? लोन फैसिलिटी जो है वो मैं आपको एक टेबल के, स्पेसिफिक टेबल जो मैंने बताया था उसके हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्योंकि आप 2%, एक चीज मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि 2% इंटरेस्ट, सॉरी 6, हाँ, जैसे आपका अगर मिल रहा है पीपीएफ में 7.1% इंटरेस्ट रेट, आपने पीपीएफ में लोन लिया 1 लाख,
तो आपको 7.1% प्लस 2%, 9.1% का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाते हैं कि आप लोन का टेबल देखिए। जैसे आपने 1.5 लाख तक 1.5 लाख डिपॉजिट किया एक साल में, अगले साल में फिर से 1.5 लाख डिपॉजिट किया, थर्ड ईयर में फिर से 1.5 लाख डिपॉजिट किया, तो आपका 4.5 लाख आपने डिपॉजिट किया है। तो आप 3 साल के बाद जैसे लोन आप ले सकते हैं, 3 साल के बाद आप लेंगे 40,000 लोन। क्यों? क्यों? क्योंकि दो दो साल के बाद आपका हुआ है 1.6 लाख, जिसका 25% लोन आपको मिलेगा। तो आप 40,000 लोन ले सकते हैं। ये 40,000 लोन का आपको कोई ईएमआई कटवाने की जरूरत नहीं है। आप उसको 3 साल के अंदर, जितना एक साल का अप्रोक्स 9% का इंटरेस्ट पड़ेगा, तो 3 साल के अंदर आपको देना है। लेकिन अगर आपने 3 साल के अंदर नहीं दिया, तो आपको उसका इंटरेस्ट रेट पड़ेगा प्लस 6%, मतलब 7.9, 7+7 14% के आसपास, 7+6 13% के आसपास टैक्स आपको लग जाएगा, इंटरेस्ट रेट लग जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको 3 साल के अंदर पे करना ही पड़ेगा अगर आप लोन ले रहे हैं। 3 साल में आपको एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि अप्रोक्स होम लोन लेने से ही होता है। इंटरेस्ट रेट 8.5 के आसपास है अभी। अप्रोक्स होम लोन से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट से आपको अच्छा लोन मिल सकता है अमाउंट। जैसे आपका साल बढ़ता रहेगा, तो आपका अमाउंट जो है वो भी बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आपका यहाँ पे 4 साल के बाद आपने 4 साल के बाद आपके पास कितना हो रहा है, अप्रोक्स 52 5 लाख के आसपास जमा हो गया। तो 5 साल जब आप ले रहे हैं, तो उसका जो 45% है, वो अप्रोक्स 1 लाख रुपीज के आसपास, 1,30,000। तो 1,30,000 आप लोन ले सकते हैं। तो अप्रोक्स 5-6 साल आप पैसा जमा करने के बाद आपके पास लोन फैसिलिटीज आपके बढ़ता है। 2-3 साल में आप अच्छा लोन लेके आप लमसम में आपको उसको, जब पैसा आपके हाथ में आया 2-3 बार में आपने उससे क्लियर कर दिए, जो कि बहुत अच्छे फैसिलिटी है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट चलते हैं, आ, इस लोन के बारे में ही है। और नेक्स्ट है पार्शियल विड्रॉल के बारे में। पार्शियल विड्रॉल के बारे में हम टेबल से समझेंगे, क्योंकि पार्शियल विड्रॉल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, आपने जैसे यहाँ पे आपने एक साल इन्वेस्ट किया, तो एक साल आपने जब इन्वेस्ट किया उसको एक साल नहीं पकड़ा जाता है। एक साल इन्वेस्ट करने के बाद एक साल उसको पकड़ा जाता है। तो एक, जैसे यहाँ पे एक हो गया, लेकिन आपको 6th ईयर, जो कि 6th ईयर के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ करने का मौका मिलेगा। यह है पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल, आप देखिए, आपने 1.5 लाख हर साल जमा कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 2,60,000, 2,60,000 आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं पार्शियल। जो कि यहाँ पे देखिए, 2 साल पहले का आपका जो 5 लाख, अपने 5 लाख के आस 5,02,000 है, 20,000 है, उसका 50% है। तो आपका 3 साल पहले जाइए, उसने जो अपना, तब जो आपके पास इन्वेस्टर था, उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही पिछला साल का 25%, 25% है लोन, 50% विड्रॉल। लेकिन पीछे आपको 3 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा, तब का जो अमाउंट है उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप ऐसे टेबल के बिना आपको उसको समझना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। तो आपको आपके जो इन्वेस्टेड है उसका एक टेबल क्रिएट, एक्सेल में एक सिंपल टेबल क्रिएट कर दीजिए। तो आपको लोन और हर साल आप कितना डिपॉजिट कर रहे हैं उसका शीट बना दीजिए। तो आपको ये लोन कितना आप मिलेगा आपको समझ में आ जाएगा, या अमाउंट विड्रॉ समझ में आ जाएगा। या आप लोकल बैंक में जाइए, लोकल जो आपने जहाँ पे अकाउंट खोला है वहाँ पे जाके आप ये अमाउंट कंफर्म कर सकते हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आपको कुछ जरूरत पड़ा तो आप पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट क्या हम मैच्योरिटी के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं? जैसे 15 साल की मैच्योरिटी हो गया, तो उसके बाद भी हम कर सकते हैं क्या? जैसे हमने बोला था कि 5 ईयर, हर 5 साल आपका ब्लॉक बाद उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप फ्रेंड्स। तो अगर आपने पैसा नहीं दिया, पीपीएफ अकाउंट में आपने पैसा कोई जमा नहीं किया, 15 साल आपने इन्वेस्टेड रह गए, आप क्या उसको फिर भी एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ, एक्सटेंड जरूर कर सकते हैं। आप अगर 15 साल कंप्लीटली इन्वेस्टेड किए हुए हैं, तो नेक्स्ट आप 5 ईयर्स ब्लॉक में सिर्फ उस पैसे को बढ़ा, उसका पैसे का इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा। आप उसको ब्लॉक 5 ईयर्स ब्लॉक में आप एक्सटेंड करते रहिए।
आपके पास अगर पैसा भी नहीं है तो भी आपका जो अकाउंट है वो एक्सटेंड होता रहेगा, जो मनी आपके अकाउंट में डिपॉजिटेड है उसका इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा टैक्स फ्री, जहां से भी आप विड्रॉ भी कर सकते हैं पर्सनली। तो क्या नेम ऑफ द अकाउंट कैन बी चेंज ऑन अकाउंट ऑफ मैरिज, अगर आपके पास जैसे कोई लड़की के मैरिज के बाद नेम चेंज होता है तो भी उसका अकाउंट का आप नाम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रीपेमेंट ऑफ बैलेंस इन द अकाउंट डन आफ्टर द डेथ, अगर कुछ किसी का डेथ हो गया तो उससे कैसे रिपेमेंट हो सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है फ्रेंड्स। अगर किसी का अकाउंट होल्डर का डेथ होता है तो उसको नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही जैसे डेथ के होने के बाद भी आप आपका जो अकाउंट है उसका इंटरेस्ट रेट चलता रहता है, आप जब भी उसको जो नॉमिनी जब उसको चाहेगा तब उसको क्लोज कर सकता है, लेकिन तब तक उसका इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टैक्स बेनिफिट्स के बारे में, हाँ प्रीमेच्योर क्लोजर के बारे में जैसे बताया था कि प्री मेच्योर क्लोज भी कर सकते हैं आप, जैसे आपका कोई पीपीपी अकाउंट आप चाहते हैं कि उसको कंप्लीटली क्लोज कर दें, आप क्लोज बिल्कुल क्लोज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद। लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक रीजन है, रीजन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपको कोई मेडिकल या एजुकेशन, आपको इस हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसा लग रहा है तो आप उसको कंप्लीट क्लोज कर सकते हैं, या आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए जरूरत है तब जाके क्लोज कर सकते हैं फ्रेंड। तो टैक्स बेनिफिट्स इसको का जो कैटेगरी है ये है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, मतलब ट्रिपल ई कैटेगरी। जैसे आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया 1.5 लाख रुपया, वो एटीसी के अंदर आता है तो आपको उसमें आपका जो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स बेनिफिट्स के हिसाब से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। और नेक्स्ट आपने जो उसके जो इंटरेस्ट रेट है उसका भी इंटरेस्ट और टोटली एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स, आपका जो इंटरेस्ट पड़ता है उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। और थर्ड आपका जो एग्जामेशन है, आपका टोटल जो अमाउंट क्रिएट वेल्थ क्रिएट होता है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है, उसमें कोई भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेता है। और एक एडिशनल बेनिफिट जो मैं नोट पे नहीं किया वो है उसको इसमें अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, आपने लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं तो भी आपको पीपीएफ अकाउंट से आपको वो चार्ज नहीं कर सकता। जैसे आपने कोई बैंक में 5 लाख का लोन लिया, आपने पैसा वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पास पीपीएफ में 5 लाख है, लेकिन बैंक आपका पीपीएफ अकाउंट से आपका पैसा को नहीं ले सकता है। ये बहुत जरूरी चीज है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट ट्रिक्स टू गेट हाई रिटर्न, आपको अगर पीपीएफ में आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो एक जरूरी ट्रिक ये है कि आपको हर 5 तारीख के पहले आपको उसमें इन्वेस्ट कर देना। अगर आपका सैलरी आ रहा है 1 तारीख को, आप 2 तारीख को पीपीएफ में हर महीना जैसे 10,000 रुपया या 12,000 रख रहे हैं तो हर महीना 5 तारीख के पहले रख दीजिए, तो वही 12,000 का जो पैसा है वो आपको उसका भी इंटरेस्ट आपको ऐड हो जाएगा। जैसे आपके पास पहले से 1 लाख है और 12,000 आपने रख दिया तो 1,12,000 का इंटरेस्ट आपको ऐड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये एक जरूर कोई अप्रोक्स उसका भी 200-300 रुपये इंटरेस्ट आपको एडिशनल मिल जाता है, जो कि कंपाउंडिंग में बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। तो डिस्क्लेमर ये है कि फ्रेंड्स ये पीपीएफ का जो रूल्स रेगुलेशन मैंने बताया वो अभी कोई फिक्स नहीं, वो गवर्नमेंट उसको रिव्यू करता रहता है और चेंजेस लेके आता है। तो आपको पीपीएफ में कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये अभी का वीडियो के हिसाब से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से, अगर और कोई चेंज हर 2 साल 3 साल के बाद कुछ चेंजेस आता रहता है उसका आपको थोड़ा नोटिफाई, आपको खुद को अपडेट रखना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैलकुलेटर के बारे में जानेंगे नेक्स्ट। पीपीएफ में अगर आप सिर्फ 30 साल, अगर आपकी उम्र है 30 ईयर्स और आपने 30 साल तक 1.5 लाख इन्वेस्ट किया तो आपको मेच्योरिटी वैल्यू है 1,01,54,000। ऐसे ही आपने अगर इसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने सिर्फ 15 साल इन्वेस्ट किया तो भी आप 40 लाख, आपको 40 लाख आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। और इसमें इन्वेस्ट करने से भी आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेगा और आपको 40 लाख वेल्थ आपको क्रिएट करके देगा सिर्फ पीपीएफ। और अब जैसे बताया कि जैसे आप लॉन्ग जैसे 20 साल में 66 लैक्स, 5 ईयर्स का ब्लॉक में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 25 अगर जाएगा तो 125 अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप पीपीएफ आपको ही करोड़पति बना सकते हैं। तो आप अगर 30 साल अगर आपका उम्र है 25, 25 या 20 है
अब तो 45 के उम्र में, अगर आपकी उम्र 25 है तो आप 50 ईयर्स में ही करोड़पति बन सकते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ पीपीएफ में। एडिशनली आप जो इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, उसको आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में सब जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही काम का वीडियो है, आप दूसरे को वेल्थ क्रिएट करने में बहुत हेल्प करेगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। इस चैनल में आपको वेल्थ क्रिएशन का, जैसे एनपीएस और पीपीएफ, जैसे पीपीएफ के बारे में डिटेल में जाना, तो एनपीएस और पीपीएफ में क्या बेहतर है, एनपीएस और ईएलएसएस में क्या बेहतर है, एनपीएस के बारे में डिटेल में क्या जानना चाहिए आपको, और पीएफ पीपीएफ बीपीएफ का एक कंपैरिजन वाला वीडियो भी है, उसमें आप जान सकते हैं कि कौन सा बेहतर है आपके लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, और बिगिनर को कैसे आपको हायर रिटर्न मिलेगा। अगर आप स्टॉक म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करने में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड कैसे पिक करें, कौन सा क्या तरीका है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को जल्दी पिक करने का। और कुछ नॉलेज इंफॉर्मेशन जैसे बहुत जरूरी रहता है, जैसे बहुत सारे बुक्स, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बुक्स, जैसे रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक्स है। उसको उसका 5 लॉज ऑफ गोल्ड के बारे में मैं बताया हूँ। और अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो टैक्स सेविंग करने का सही तरीका क्या है। अगर आप सिर्फ चालू करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इमीडिएट, अगर आपके पास सिर्फ 100 100 रुपया है और आपने इमीडिएट म्यूचुअल फंड में चालू करके देखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 100 रुपीज में म्यूचुअल फंड कैसे चालू करना है तो भी मैं बताया हूँ। टैक्स सेविंग का सही तरीका, ईटी मनी में आप कैसे, आप ईटी मनी जो कि बहुत इजी है इन्वेस्ट करना, ईटी मनी के थ्रू से डिटेल वीडियो है ईटी मनी का, इसमें कैसे आप चालू कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट का जर्नी चालू कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप अपना इंफॉर्मेशन और नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे, थिंक और ग्रो रिच जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी आपको जानने की जरूरत है। और रिस्क, लोग जो सोचते हैं कि स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्क है, एक्चुअल रिस्क जो है फ्रेंड्स, हमें हमारा नॉलेज को ग्रो नहीं करना ही हमारा सबसे बड़ा रिस्क है। अगर हम जानेंगे नहीं कि दुनिया में अपडेट्स क्या क्या हो रहा है, हम सिर्फ बैंक्स में पैसा रख देंगे, फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख देंगे, तो हमारा सबसे बड़ा रिस्क वो है। तो रिस्क के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को जरूर देखना। फ्रेंड्स ये वीडियोस है, और प्लेलिस्ट में जाके आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में जाके भी आप उसको चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल में डिटेल में सब वीडियो को देखिए, अपना वेल्थ का नॉलेज को जरूर बढ़ाइए। अगर आपके पास आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो पॉडकास्ट में सेशन में जाइए और पॉडकास्ट को ऑन करके अपने हेडफोन में लगा दीजिए, पॉडकास्ट को सुनिए, और अपना दूसरा कुछ जो रेगुलर काम कर रहे हैं तो पॉडकास्ट को सुनते सुनते भी आप काम कर सकते हैं। तो आपका वेल्थ का नॉलेज भी बढ़ेगा, आपका वेल्थ आपको क्रिएट करने में ये बहुत मदद करेगा फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।